हेलो, आप सबका सी टैट 2020 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी पेडागोजी का टॉपिक उपचारात्मक शिक्षण लेके आई हूँ। इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को पसंद किया हो तो उसे सब्सक्राइब करना और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण। शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपचारात्मक शिक्षण है। शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक जो शिक्षण विधियाँ अपनाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण या उपचारी शिक्षण कहते हैं। बच्चे ने कितना सीखा है इस चीज़ का आंकलन जो है शिक्षक को लगातार करते रहना पड़ता है और उसमें बच्चों को किस तरीके की कठिनाइयाँ आ रही हैं, कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं, किस वजह से आ रही है, इसका पता लगाना निदान कहलाता है। और निदान करने के बाद उन कठिनाइयों को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो शैक्षणिक निदान की व्यवस्था करना ही उपचारात्मक शिक्षण है। बिना निदान के हम उपचारात्मक शिक्षण नहीं कर सकते। उपचारात्मक शिक्षण जो है दो तरीके से की जाती है। बालकों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण, व्यक्तिगत भेदों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से बालकों की अशुद्धियों का निवारण। आपकी कक्षा में मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कुछ दिक्कत आ रही, कुछ कठिनाई आ रही है, तो उन सभी का एक समूह बनाकर उन्हें जो उपचारात्मक शिक्षण प्रदान की जाएगी वो सामूहिक निवारण में आता है। दूसरा है कि किसी एक बच्चे को क्लास में किस शिक्षण संबंधी कुछ परेशानियां आ रही हैं तो उस व्यक्तिगत आधार पर उस बच्चे के कठिनाइयों का निवारण करना जो है व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण में आता है। इसमें बच्चों की अशुद्धियों का निवारण करने के लिए उन्हें उपचार गृह तथा भाषा प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है ताकि जो उनका उच्चारण है और भाषण संबंधी शिक्षण जो है वो अच्छे से हो सके। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आधुनिक शिक्षण में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण एक नवीन प्रयोग है और उसमें उन बालकों का विशेष लाभ है जो किन्हीं कारणों से सीखने की क्रिया में पिछड़ जाते हैं और अपेक्षाकृत प्रगति नहीं कर पाते। आज के टाइम में निदान और उपचारात्मक शिक्षण पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। पहले के टाइम में बच्चे को कोई कठिनाई आती है तो उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, जिससे कि शिक्षण का स्तर काफ़ी नीचे था। लेकिन अब इस चीज़ पे विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे उन बालकों को ज़्यादा लाभ होता है जो बच्चे किन्हीं कारण से पीछे रह जाते हैं और प्रगति नहीं कर पाते। निदानात्मक शिक्षण जो है बालकों को सीखने संबंधी कठिनाइयों को पता लगाने में मदद करता है। शिक्षण संबंधी कठिनाइयों एवं कारणों को दूर करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, ताकि बच्चे जो है अपनी शक्ति का अच्छे से प्रयोग कर सके और शैक्षिक प्रगति करने के लिए अवसर प्राप्त कर सकें। उन्हें बहुत ऐसे मौके दिए जाते हैं ताकि वो अपनी प्रतिभा, योग्यता, कुशलताओं को जो है बिना संकोच के, बिना किसी झिझक के सामने ला सके, वाद विवाद में प्रतियोगिता ले सकें और जो है अपने शिक्षण स्तर को बढ़ा सकें। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयाँ दूर होती हैं और इन क्रियाओं से अन्य छात्रों के समय आदि की भी क्षति नहीं होती। किसी एक बालक विशिष्ट को कोई परेशानी है तो उस बालक की कठिनाई को दूर किया जाता है तथा अन्य बालकों की शिक्षण क्रिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और जो है उनका जो शिक्षण है वो सुचारू रूप से चलता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पिछड़े बालकों की हीन भावनाएं दूर हो जाती हैं। बच्चे जो हैं आगे आते हैं, वो जो झिझक को दूर करते हैं और जिससे क्या होता है कि उनका जो व्यक्तित्व का पूरा विकास हो पाता है। भाषा संबंधी कुछ दोष हैं। ध्वनि परिवर्तन। बच्चा बोलते वक्त तेज बोलता है, धीरे बोल जाता है, डर के बोलता है, घबराहट से बोलता है, हकलाना, तुतलाना। बच्चा एक ही शब्द को बार बार रिपीट करता है, तुतलाता है, अस्पष्ट उच्चारण करता है, उच्चारण तेज कर लेता है, उसके उच्चारण की गति जो है वो एक समान नहीं रहती। तो ये कुछ भाषा संबंधी दोष है जो बच्चों के अंदर आ जाती है। तो इन दोषों का निवारण करने के लिए
कुछ विधियाँ होती हैं जिस पे विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि शिक्षक जो है अपने बच्चों की उच्चारण संबंधी, पठन संबंधी परेशानियों को दूर कर सके। उसमें सबसे पहला है उच्चारण अंगों की चिकित्सा। अगर उच्चारण करने वाले अंगों में कोई दोष है तो उसे चिकित्सक के पास ले जाके उसकी जांच करानी चाहिए, जैसे कि श्वास नालिका, कंठ में, जीभ, नाक, तालू, ओष्ठ में कई बार दिक्कतें होती हैं जिसके कारण बच्चे जो है स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। शुद्ध उच्चारण वाले लोगों का साथ। बच्चों को उन लोगों का अनुकरण करवाना चाहिए जो विद्वान हैं, जो शुद्ध उच्चारण करते हैं। पठन पाठन में उनकी बहुत ज़्यादा कुशलता होती है। इसके लिए उन्हें रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि का माध्यम भी प्रदान करना चाहिए ताकि उसे सुनकर वो उसका अनुकरण कर सकें। उच्चारण प्रतियोगिता। बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनसे उच्चारण करवाना चाहिए। उनके लिए प्रतियोगिता रखनी चाहिए और उन्हें पुरस्कार भी देना चाहिए ताकि बच्चा सामने आए, अपनी झिझक को भूलकर वो प्रतियोगिता में भाग ले, ताकि उसका जो उच्चारण है वो भी सुधरे और उसके अंदर की जो हीन भावना है वो भी खत्म हो जाए। फिर है ध्वनि यंत्रों का समय ज्ञान। ध्वनि जो है, अलग अलग अक्षरों की ध्वनि अलग अलग होती है और इसका जो उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है। तो बच्चों को इस चीज़ का अंतर कराना बहुत ज़रूरी है कि जो ध्वनि निकल रही है वो जीभ से है, ओठ से है, कंठ से है। जो ध्वनि निकल रही है वो अल्पप्राण है, महाप्राण है, घोष है, अघोष है, घर्षण वाले शब्द हैं। इन चीज़ों का ज्ञान कराना उन्हें बहुत ज़रूरी है ताकि समय रहते ही वो अपने उच्चारण को सुधार सके, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे में जो ये दोष रह जाते हैं तो उनको सुधार पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप तभी कई बार देखते होंगे कि कुछ बच्चे जो है श और सौ में फ़र्क नहीं कर पाते, ड और ड़ में फ़र्क नहीं कर पाते, छ क्षत्रिय और छत्री में फ़र्क नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग। बच्चों को कठिन और बड़े शब्दों को पढ़ने में दिक्कत हो तो उन अक्षरों को तोड़ के टुकड़ों में बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि बच्चा उसको आसानी से पढ़ सके। जैसे कि सम्मिलित एक शब्द है तो उसको सम प्लस मी प्लस ली प्लस तो करके पढ़ाएं, फिर उनको इकट्ठा जोड़ के उन्हें सम्मिलित बोलने के लिए, इसका अभ्यास करने के लिए कहें ताकि बच्चा जो है कठिन और बड़े शब्दों को सहजता से पढ़ सके। अनुकरण विधि का प्रयोग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उनको उन लोगों की वीडियो सुनाया जाए जो विद्वान हैं, जो उच्चारण में निपुण हैं, ताकि उनका अनुकरण करके बच्चा जो है अपनी उच्चारण को सुधार सके। इसमें जो अध्यापक है वो एक आदर्श भूमिका निभाता है, तो उसको खुद को उच्चारण प्रस्तुत करना चाहिए बच्चों के समक्ष। बल विराम और स्वस्वर पाठ का भी अभ्यास करना चाहिए। बोलते वक्त कहाँ रुकना है, कहाँ विराम देना है, कहाँ पर बल देना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मानसिक संतुलन हेतु प्रयास। कुछ बच्चों के अंदर जो है वो झिझक होती है, वो बोलने के लिए सामने नहीं आता या कई बार गलत बोल जाता है, तो हमें बच्चों को जो है डांटना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें और आगे आने के लिए कहना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर की जो झिझक खत्म हो, उसका मानसिक संतुलन सुधरे और उसका जो उच्चारण है वो भी सुधर सके। व्यक्तिगत एवं सामूहिक विधि का प्रयोग। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से भी जो है बच्चों को कक्षा में इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मौका मिलना चाहिए। जैसे कि बच्चे हैं, कई बार स्कूल को सकूल, स्त्री को स्त्री कहते हैं, तो ये इनके भाषाई प्रवेश की वजह से होता है कि बच्चे अलग अलग प्रदेशों से आए होते हैं, तो कई बार उनकी बोली का प्रभाव उनको स्कूल में भी दिखाई पड़ता है। तो शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि समय रहते ही बच्चों की इस गलतियों पर, इन चीज़ों पर ध्यान दें और उसका उच्चारण सुधारने में उनकी मदद करें। किसी एक बच्चे का भी ये दिक्कत हो सकता है या कुछ बच्चों का समूह, इसलिए दोनों ही स्तर पे शिक्षक को सजग होकर बच्चों की इन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए ताकि शिक्षण जो है वो भलीभांति चल सके। तो आज मेरा ये चरात्मक शिक्षण का सब्जेक्ट जो है, टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरा कंटेंट जो मैंने यहाँ डाला है वो भी आपको पसंद आया हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मैं आपके सामने अब अगली वीडियो लाऊंगी, अगला टॉपिक लेके आऊँगी, अगला सब्जेक्ट लेके आऊँगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।